औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कुरतुलैन तस्सवुर और आज इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। अहलन व सहलन, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को आगे भी खैर आफियत से ही रखे। जी तो नाजरीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी आप लोगों के लिए लाता है रोज इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स। आज भी सेशंस होंगे उन्हीं टॉपिक्स पे जो आपने सजेस्ट किए, आप लोगों की तरफ से हमें सजेशंस मिले, उन्हीं टॉपिक्स पे हम अभी सेशंस भी करेंगे। लेकिन इस वक्त लाइव आने का मकसद है खराज तहसीन पेश करना। किसको? हमारे बानी पाकिस्तान को, जिनका आज का ये दिन है 25 दिसंबर। सबको मालूम है कि किसका यौम पैदाइश है। वैसे तो बहुत से लोग और भी उनका यौम पैदाइश होगा, लेकिन अगर हम अजीम शख्सियात की बात करें तो उनमें से सबसे अजीम लीडर जो हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बानी हैं, उनका यौम पैदाइश है। आप 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए कराची में, और वहीं से आपने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद फिर आप मजीद आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास करके वतन वापस लौटे। अगर देखा जाए तो आप वकालत करते थे, लेकिन उसके बाद आपने बाकायदा तौर पर 1906 में सियासत में भी कदम रखा, और इस वक्त माया नाज वकीलों में से एक थे आप। अच्छा, ये तो वो बातें जो हम लोग शुरू से डिफरेंट ऐसे में पढ़ते आ रहे हैं, मज़ामीन में उर्दू हो इंग्लिश हो पढ़ते आ रहे हैं सब चीज़ें। ये बातें तो हम तकरीबन सभी जानते हैं। लेकिन आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के बारे में। मैं इसी के मुतालिक जो है आप लोगों से मज़ीद बात भी करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जो है इंट्रोड्यूस करवा दूँ हमारी आज की जो गेस्ट हैं उनको। उनका नाम है अबीरा खलील और ये बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम अबीरा, कैसी हैं आप? वेलकम टू द सेशन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। जी, तो नाज़रीन अभी कुछ देर बाद ही अबीरा हमें बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाएँगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के बारे में। और मैं यहाँ पे चाहूँगी अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं या आप कुछ हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं इस मौके पे, तो हमें लाज़मी कमेंट करके बताएँ। जी, कमेंट्स में जिन्होंने अभी सलाम किया है उनको वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ से हम लोग अपना जो है आगे बकाया तौर पे आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक का, जिसमें हमने खराज तहसीन पेश करनी है अपने बानी पाकिस्तान को। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से बात करी थी। तो हम आज जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करेंगे उसमें हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे जो लीडर हैं, सियासी लीडर, उनके लिए भी हम चाहते हैं कि मशले राह बने ये फैक्ट्स जो हम आज शेयर करेंगे। सबसे पहला फैक्ट हम शेयर करते हैं आला ज़रफ़ी का। आला ज़रफ़ी का फैक्ट जो मैं अभी शेयर करने जा रही हूँ, ये तकरीबन 1943 की बात है कि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उसमें काफ़ी हिंदू स्टूडेंट्स आए थे कायद-ए-आज़म के पास। उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में कांग्रेस जमात, आप लोगों को मालूम होगी 2 जमातें उस वक़्त थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो ज़्यादा ही प्रोमिनेंट थी। तो वो चाहते थे कि कांग्रेस का जो परचम है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे जो है लहराया जाए। जबकि मुसलमान जो वहाँ पे तलबा थे उन्होंने इसकी काफ़ी मुखालफत की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का परचम है वो हमारे जो जज़्बात हैं उनकी अक्कासी नहीं करता, तो ये वहाँ नहीं लहराया जाना चाहिए। और चूँकि मुसलमानों की अक्सरियत भी ज़्यादा थी उस यूनिवर्सिटी में, तो असूली तौर पे तो ये पॉसिबल था ही नहीं कि उस उधर जो है कांग्रेस का परचम लहराया जा सके। उसी साल की बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में सालाना जो है इंतखाबात हुए और उसमें एक तंजीम थी मुसलमानों की जो कि जीत गई। वो कायद-ए-आज़म के पास आए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के हॉल पे मुस्लिम लीग का परचम लहराया जाए और ये आप करें अपने हाथों से। कायद-ए-आज़म ने उनको मुबारकबाद दी सबसे पहले और फिर कहा कि अच्छी बात है आप जीत गए हैं, अक्सरियत आपको मिल गई है, ताकत आपको मिल गई, लेकिन इस ताकत के जो अपने जो गलबे को आप ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है, ये नामुनासिब हरकत है कि आप उनको कुछ दिनों पहले की ही बात है कि आप वहाँ पे जब वो लोग चाह रहे थे परचम लहराना, तो आपने उनको उस चीज़ से मना किया। आपने पूरा तशद्दुद कह रही हूँ एहतजाज किया कि वो ये चीज़ ना करें, और आप खुद वही चीज़ करने जा रहे हैं, तो ये बहुत नामुनासिब हरकत होगी, नाज़ेबा हरकत है ये, इसको आप ना करें। ये उनकी आला ज़रफ़ी की मिसाल होगी। कमेंट्स में आप लोगों के देख रही हूँ। बिल्कुल, सैल्यूट टू ग्रेटेस्ट लीडर चौधरी साकिब कह रहे हैं। ठीक है जी, साथ अब मैंने आपको एक मिसाल तो दे दी, उसके बाद हम नेक्स्ट अपने जो है वक्त की पाबंदी की तरफ आते हैं कि कायद-ए-आज़म के वक्त की पाबंदी की मैं एक मिसाल देते चलूं। जब अगर हम बात करते हैं कि जब कायद-ए-आज़म बहुत बीमार थे, बीमारी की हालत में, जो आखिरी तकरीब अटेंड की थी ना अपनी वफात से पहले, वो स्टेट बैंक की इफ्तिताई तकरीब थी। वो उन्होंने अटेंड की थी, तो इतनी शदीद बीमारी के बावजूद भी वो वहां पर वक्त पर पहुंचे थे। जब उन्होंने आकर देखा
कि जो वहाँ के सारी जो फ्रंट रो की नशिस्तें थी वो खाली थी, अगली नशिस्तें खाली थी तकरीब की। उन्होंने फौरन मुंतजिमीन को कहा कि नशिस्तें जो हैं खाली करवा दें, कुर्सियाँ उठवा दें आप लोग, अगर कोई आया भी तो वो खड़ा रहेगा, हमारा जो जलसा है, तकरीब है, इसको आप इसका आगाज कर दें। उनका हुक्म जो है उसकी तामील हुई, तकरीब का आगाज कर दिया गया। और उसके बाद इतने वुजरा और सरकारी ओहदेदारान आए और उन्होंने क्या किया कि वो खड़े होके ही उन्होंने इस तकरीब को अटेंड किया। और उसी उन्हीं जो लेट कमर्स थे ना, उनमें उस वक्त के वजीर आजम लियाकत अली खान भी शामिल थे, और वो बहुत शर्मिंदा हुए कि मेरी जरा सी गलती भी हमारे जो बानी पाकिस्तान उन्होंने बर्दाश्त नहीं की। ये उनके वक्त की पाबंदी की मिसाल होगी। अब हम बात करते हैं उनकी किफ़ायत शारी की। किफ़ायत शारी की एग्जाम्पल मैं उनके जो है ड्राइवर के हवाले से दूंगी। उनका जो ड्राइवर था, मोटर ड्राइवर, उसका नाम था हनीफ आज़ाद। आप इस एक दफ़ा बहुत खुश हो गए थे हनीफ आज़ाद से कि उन्होंने आपके आए हुए मेहमानों की बहुत अच्छी सी खातिर तवाज़ा की थी। इसी खुशी में आपने उसको 200 रुपए दे दिए। इसके बाद क्या हुआ जी कि कुछ दिनों के बाद हनीफ आज़ाद को घर से अपनी माँ का खत आया, और उस खत में लिखा था कि माँ ने कुछ तक रकम का तकाजा किया था। अब हनीफ आज़ाद कायद-ए-आज़म के पास गए। उस वक़्त कायद-ए-आज़म साहिल समंदर पे सैर कर रहे थे। सैर करते हुए कायद-ए-आज़म को कहते हैं कि मेरी माँ ने कुछ रकम का जो है वो तकाजा किया है, तो आप मुझे दे सकते हैं? कायद-ए-आज़म बोले कि मैंने आपको कुछ वक़्त पहले ही 200 रुपए दिए थे, तो वो कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि साहिब वो तो खर्च हो गए हैं। तो उन्होंने कहा, आज़ाद, मिस्टर आज़ाद, हिंदू बनो। अब हिंदू बनो का मकसद यहाँ पे कहना क्या था? अब आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी बताते चलो जो लोग नहीं जानते। हिंदुओं की एक आदत होती है कि वो बहुत ही कंजूसी से पैसे लेके चलते हैं, जोड़ते हैं ज्यादातर। पैसे बहुत ही मुश्किल से खर्च, जैसे कहते हैं ना, करते हैं, बहुत कंजूस दिली से उसको खर्च करते हैं। पैसे मोस्टली जोड़ के रखते हैं। तो उन्होंने उस तरह से उनको एग्जाम्पल दी, मिस्टर आज़ाद, हिंदू बनो। तो ये इनकी किफायत शारी एग्जाम्पल थी। साथ साथ मैं एक और एग्जाम्पल शेयर करूंगी। रिश्वत जो है ना, एक नासूर, जिसको अब तो बहुत ज्यादा आम हो गई है रिश्वत। अगर हम अब के इस वक्त में देखें, कोई भी आप काम करें, चाहे सरकारी काम हो या प्राइवेट काम हो, रिश्वत सबसे पहले मांगी जाती है, उसके बाद आपको वो काम होता है। लेकिन अगर हम कायद आजम के जमाने की बात करते हैं रिश्वत के बारे में, तो उस वक्त एक दफा जो है कायद आजम सफर कर रहे थे रेल का। वहां पे क्या हुआ जी, वो अपनी टिकट भूल गए थे। उनके मुलाजिम के पास टिकट रह गई। उनको एकदम से ख्याल आया कि मेरी टिकट तो मेरे मुलाजिम के पास रह गई है। वो रेल से उतरे स्टेशन पे। उन्होंने जो एग्जामिनर था, टिकट एग्जामिनर, उससे कहा कि मेरी जो टिकट है वो मेरे मुलाजिम के पास रह गई है, और मैं आपसे दूसरा टिकट खरीदना चाहता हूँ। और जो एग्जामिनर था उसने रिश्वतन जो है 2 रुपए मांगे और कहा कि आप 2 रुपए दें और प्लेटफॉर्म से आप चले जाएं। उस पे उनको तैश आ गया कायदा से मोहम्मद अली जिन्ना को, और उन्होंने उसको सही जो है डांटा। और वहां पे इतना जो है वो हजूम इकट्ठा हो गया कि उसने काफी कोशिश की एग्जामिनर ने कि मैं जान छुड़वाऊं और ये मामला रफा दफा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि वहां पर वो उसको कानून के शिकंजे में करवा के ही उन्होंने अपने जो है ना दम, जिसे कहते हैं, सांस लिया। कि उन्होंने कहा कि पहले से इस रिश्वतखोर को कानून के शिकंजे में होना चाहिए, उसके बाद जो है मुझे सुकून का सांस आएगा। और ऐसा ही हुआ था, वो कानून के शिकंजे में चला गया था। तो इसके साथ साथ अब एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल, ये तो आपने काफी लोगों ने सुनी होगी कि 1920 की बात है कि वो अपना वॉशरूम तामीर करवा रहे थे, अपना बाथरूम तामीर करवा रहे थे, और उस पर तकरीबन 50,000 रुपए खर्च किए थे कायद आजम ने। लेकिन जब वो गवर्नर बने थे तो उस वक्त क्या हुआ था कि वो 1.5 रुपए के मोजे जुराबे लेने से भी कतराते थे, और कहते थे कि एक गरीब मुल्क का जो गवर्नर है या वजीर आजम है, उसको ये मायूब नहीं देता कि वो इतनी महंगी चीज खरीदे। इसी तरह से एक दफा जो है तकरीब के लिए सरकारी तौर पे नशिस्तें आ रही थी कुछ, और उनमें जो है तकरीबन उनका बिल बना था 750, और सॉरी 37 रुपए बना था, और 7 रुपए एक्स्ट्रा थे उसमें कुछ चेयर्स के। और वो चेयर्स पूछा कि वो चेयर्स किस चीज की हैं, किसके लिए हैं, किसने मंगवाई हैं। तो पता चला कि वो आपकी बहन ने मंगवाई हैं, फातिमा जिना ने। तो आपने उसको लिस्ट से कट किया और कहा कि इसका जो बिल है ना, वो मेरी बहन ही देगी, आप उससे जाके लें। वो इस तरह से, मतलब इतने अच्छे लीडर थे, इतने अजीम लीडर थे कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे किसी भी तरह का जो है वो एक्स्ट्रा इजाफी, जिसे हम कहते हैं, खर्चा आए। इसी तरह से एक दफा क्या हुआ था कि बरतानिया का सफीर था, उसने कहा कि जी बरतानिया के जो बादशाह हैं उनका भाई पाकिस्तान आ रहा है, तो आप उन्हें एयरपोर्ट पे जाके रिसीव करें। तो कायद आजम ने कहा चलें ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं सिर्फ उनको तब रिसीव करने जाऊंगा अगर मेरा भाई भी बरतानिया जाए और बरतानिया का बादशाह उसे रिसीव करने के लिए जाए। मतलब ये नहीं है कि वो एक ओहदा दे के किसी आगे बिछ जाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था।
बड़े ही जो है ना, हमारे जो लीडर थे, अजीम लीडर बहुत ज़्यादा अजीम थे और एक अलग ही क्लास रखते थे, एक अलग स्टैंडर्ड रखते थे, किसी के आगे ऐसे आम आम तौर पे पेश नहीं जाते थे। असूलों के बहुत ज़्यादा जो है पाबंद थे और वक़्त के पाबंद मैंने बताया आपको एग्ज़ाम्पल देके किस तरह से वक़्त की पाबंदी करते थे। इसके अलावा अगर वकालत की बात करें जो उनका पेशा थी, उसमें क्या था कि बहुत ही कम मुआवज़ा लेते थे और उसमें भी एक असूल के साथ चलते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक ताजिर आया, उसने उसका कोई मामला था, कोई केस था, उसने इनको कहा कि आप मेरे वकील बन जाएँ और वकील बनने के बाद मैं आपको जो है जो पैसे कहेंगे आपको दूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं मुकदमे के हिसाब से पैसे नहीं लेता। एक कायदे-आज़म ने कहा मैं रोज़ मतलब दिन के हिसाब से पैसे लेता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा आपकी 1 दिन की फ़ीस कितनी है मतलब पेशी के हिसाब से? उन्होंने कहा मेरी एक पेशी की जो मैं फ़ीस लेता हूँ वो 500 है। उसने कहा मेरे पास 5000 है, आप 5000 रख लें, जितने का भी मुकदमा होगा चाहे थोड़े हों जो भी हो आप रख लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं मैं पेशी के हिसाब से लेता हूँ और पेशी के हिसाब से ही लूँगा। उन्होंने उनसे फिर 500 रुपए लिए और वो मुकदमा 3 पेशियों पर ही खत्म हो गया और कायदे-आज़म ने उनसे 1500 रुपए लिए। उन्होंने खुश होके जो ताजिर था उसे 5000 देने चाहे, लेकिन कायदे-आज़म ने नहीं लिए, उन्होंने कहा कि मैं अपना हक ले चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि उनकी एक और मिसाल देना चाहूँगी जिसमें अल्लाह का वली जिसको मैंने मतलब एक पॉइंट दिया है, अल्लाह का वली कैसे कि उस वक़्त एक आलिम दीन थे और वो जो हैं, उन्होंने एक दफ़ा कहीं कायदे-आज़म को कहा कि आप ये तो अल्लाह के वली हैं। जिसपे लोगों ने बहुत एतराज़ात किए थे, एतराज़ात इस सिलसिले में कि इनकी अगर आप शक्ल देखें, इनका कद-काठ देखें, इनकी रंगत देखें तो लगता है कि जैसे अंग्रेज़ हों और आप एक अंग्रेज़ को कह रहे हैं जिसने दाढ़ी भी नहीं रखी हुई, उसको आप अल्लाह का वली कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये अल्लाह का वली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम लोग नहीं जानते कि ये क्या-क्या काम कर रहे हैं और हमारे लिए किस कदर जो है वो मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। फिर उनके उस वक़्त कोई 10 लाख मुरीद थे, उन्होंने कहा कि मेरे जो मुरीद हैं, अगर वो मुस्लिम लीग को और कायदे-आज़म को वोट नहीं देंगे, तो मेरे मुरीद नहीं रहेंगे और उन सब मुरीदों ने जो है फिर कायदे-आज़म को ही वोट दिया। जी, ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थी और यहाँ पर मैं चाहूँगी कि पहले अबीरा जो है वो लाइव सिंगिंग कर लें, उसके बाद हम कुछ और बातें शेयर करेंगे। जी, अबीरा। यहाँ पर कायदे-आज़म की शान में एक थोड़ा-सा उनकी अज़मत के जो कुछ लाइन्स हैं वो मैं पढ़ूँगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी, व्यूअर्स तब तक मैं चाहूँगी कि आप लोग जो हैं कमेंट्स हमें करते रहें और कमेंट्स के बाद जो हैं हम लोग आप लोगों के कमेंट्स भी देखेंगे और साथ-साथ अभी अबीरा जो है वो आपको लाइव सिंगिंग करके दिखाएँगे। जी, अबीरा। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही, ऐसे में उठा दीने मोहम्मद का सपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही, इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान।
देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, इस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना। ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे जमाना, हर चाल पे चाहा तुझे दुश्मन ने हराना। मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए मार, ए कायद आजम तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने, नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने। साया था मोहम्मद का अली का तेरे सर पे, साया था मोहम्मद का अली का तेरे सर पे। दुनिया से कहा तूने कोई हमसे ना उलझे, लिखा है इस ज़मीं पे शहीदों ने लहू से। आज़ाद है आज़ाद रहेंगे ये मुसलमान, आज़ाद है आज़ाद रहेंगे ये मुसलमान, आज़ाद है आज़ाद रहेंगे ये मुसलमान। ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से आपने जो है ये नगमा हमें गाकर सुनाया। बहुत शुक्रिया आपका अबीरा। और यहाँ पे हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं, मैं वो कमेंट्स भी रीड करना चाह जैसे वाक़यात मैं शेयर कर रही हूँ वैसे हमारे पास कुछ कमेंट्स में वाक़यात आ रहे हैं, मैं डेफ़िनेटली उनको पढ़ूँगी और शेयर करूँगी। जो लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया उनका। और वाक़ई ही हमारे जो लीडर हैं आज, उनके जितने भी हम जैसे मतलब बोल रही हूँ अल्फ़ाज़ वो कम पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अज़मत बहुत ज़्यादा है। हम बयान नहीं कर सकते, वाक़यात तो बहुत ज़्यादा थे, हमने चंद एक चुने थे आज बयान करने के लिए और अभी उनसे 1-2 मैं मज़ीद बयान कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास जो भी मैंने कमेंट्स देखे हैं, उन कमेंट्स को मैं फ़िलहाल पढ़ के सुनाना चाहूँगी। जी, मोहम्मद अली कह रहे हैं कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई बर्जस्ता जवाब देने की सलाहियत से मालामाल थे। एक मुकदमे में बहस के दौरान आपकी आवाज़ कदरे बुलंद हो गई तो अंग्रेज़ जज को ये बात बहुत नागवार गुज़री और कहा कि मिस्टर जिन्ना आप किसी तीसरे दर्जे के जज सामने पेश नहीं हो रहे। कायद-ए-आज़म ने फ़ौरन कहा जनाब वाली आप भी किसी तीसरे दर्जे के वकील से मुखातिब नहीं हैं। जी, तो मैंने जैसे कहा कि बड़े हाज़िर जवाब थे माशाल्लाह से हमारे जो लीडर थे और बहुत ही एक मतलब आपने ये वाक़या ख़ैर मुझे नहीं पता था, आपने मेरी जो है उसमें इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा कर दिया। इसी तरह से अगर आप लोगों के पास और भी वाक़यात हैं, तो शेयर करें क्योंकि सब वाक़यात सबको नहीं पता होते। हमारे निसाब में तो इतने वाक़यात पढ़ाए भी नहीं जाते। बस बेसिक वो एक ही मज़मून है जो बस पढ़ाया जाता है, फिर चाहे वो कायद-ए-आज़म यानी कि बानी पाकिस्तान के बारे में हो या फिर शायर मशरिक़ के बारे में हो। इतने जो वाक़यात हैं मेरा वैसे हुकूमत से मुतालबा है कि वाक़यात हैं वो मतलब हमारे निसाब में शामिल किए जाएँ ताकि हमें पता हो हमारे जो अज़ीम लीडर हैं वो किस-किस जो है हालात से गुज़रे और उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या जो वाक़यात थे वो रोनुमा हुए। अब यहाँ पे एक और कमेंट भी आप ही ने किया है मोहम्मद अली। एक और मुकदमे में जज ने आपसे कहा, "ऊँचा बोलिए मैं आपको सुन नहीं पा रहा।" तो आपने जवाब दिया, "माय लॉर्ड मैं एक वकील हूँ, एक्टर नहीं हूँ।" इसके साथ ही आपका एक और कमेंट मैंने देखा था इसी तरह एक और जज ने आपके दलाइल को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मिस्टर जिन्ना मैं आपकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा हूँ। आपने बजुस्ता कहा कि जनाब आली ऐसा लगता है कि आपके दोनों कानों के दरमियान जगह खाली है। बहुत खूब मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा जो है मैं चाहूँगी कि बाकी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अपने-अपने जो हैं कोई भी उनको अगर वाक़यात पता हैं कायद-ए-आज़म की लाइफ़ से रिलेटेड तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
यहाँ पे जैसे अभी आजकल तो प्रोटोकॉल को बहुत ज़्यादा एक अहमियत दी जाती है ना, हमारे हुक्मरान बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं कहीं भी जाना हो तो। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी का एक वाक़या है कि वो एक दफ़ा जा रहे थे, जब वो गवर्नर थे उस वक़्त की बात है। वो जा रहे थे और रेलवे ट्रैक जो था वो बंद था। अब रेलवे ट्रैक बंद था तो ड्राइवर उतर के गया और उसने कहा कि जी, आपको मालूम है कि गवर्नर साहब जो हैं वो गाड़ी में मौजूद हैं, तो आप ये फ़ौरन ट्रैक खोलिए, हमें गुज़रना है। तो कायद-ए-आज़म फ़ौरन गाड़ी से उतरे और कहा कि नहीं, मैं कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं करना चाहता जिससे प्रोटोकॉल जो है उसकी आदत पड़ जाए हमारे हुक्मरानों में। लेकिन आज जो है ये सब उल्टा ही हो रहा है, आप सबके सामने है कि क्या है, क्या नहीं। ख़ैर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो उनका सियासी करियर था, यानी कि जो जिसमें बहुत ज़्यादा तग-ओ-दो लगी रही थी पाकिस्तान को बनाने में 1933 से लेकर 1940 तक तकरीबन 17 करारदादें पेश की गई थी और उनमें फ़लस्तीन की भी काफ़ी ज़्यादा करारदादें, जिसमें फ़लस्तीन की खुद-इ-इरादियत के बारे में बात की। कायद-ए-आज़म जो है उस वक़्त हालाँकि पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन उनके दिल में मुसलमानों के लिए जो जज़्बा था वो कूट-कूट के भरा हुआ था। इसी तरह से अंग्रेज़ जो है ना वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि जो है पाकिस्तान ना बने, और ये वो लीडर हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिनके बारे में अंग्रेज़ों ने भी कहा कि अगर हमें पता होता को इतनी जो है वो बड़ी बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी है, तो हम कभी भी पाकिस्तान बनने ना देते। हम बल्कि इसमें इसकी जो तारीख़ है पाकिस्तान बनने की उसको और मौखर कर देते, अगर हमें पता होता कि आप इतने ज़्यादा अलील हैं, इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हैं। जो जिस जो डॉक्टर आपको जो है आपका इलाज कर रहे थे, जब आप बीमार थे, तो आपने उन डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान कभी भी ना बनता अगर उसमें फ़ैज़ान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ना होता। इसी तरह से आप जब एक दफ़ा बीमार हुए, इस अलालत से पहले एक दफ़ा जब आप बीमार हुए, तो एक डॉक्टर आपके जो है खिदमत में मामूर थी। उन डॉक्टर ने जो आपकी बहुत ज़्यादा जो है आपकी तीमारदारी की, आपका बहुत अच्छे से इलाज किया, बहुत खिदमत की आपकी। तो आपने उन डॉक्टर से कहा कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? अगर आप मुझको कोई बताएँ कोई ख्वाहिश जो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ट्रांसफ़र है वो मेरे आबाई इलाके में हो जाए, उस पे फ़ौरन कायद-ए-आज़म बोले, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के कायल नहीं थे। तो वो फ़ौरन उन्होंने इस बात को इस तरह टैकल किया, उन्होंने बोला कि ये काम वज़ारत-ए-सेहत का है, मेरा नहीं है। जी, ये कुछ बातें थी जो हमने उनकी लाइफ़ से शेयर की, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ज़रूर हमें बताएँ। और यहाँ पर मैं अब एंड करना चाहूँगी। मैं कमेंट्स आप लोगों की देख रही हूँ और यहाँ पर मोहम्मद अली ने दोबारा कमेंट किया, वाक़ई कायद-ए-आज़म का एहसान नाक़ाबिले फ़रामोश है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। आपका कमेंट और इसके साथ हमारे पास महविश का कमेंट है, ना तीर, ना बंदूक, ना तलवार भाला, फिर भी इंडिया का सीना चाक करके पाकिस्तान को निकाला। और यहाँ पे हमें और भी अप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जी, मोहम्मद यासीन आपने बिल्कुल ठीक कहा, ही वाज़ सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस इन हिज़ लास्ट डेज़। यहाँ पे हमारे पास एक और कमेंट है ईद की, अब्दुल लतीफ़ का है कि ईद की नमाज़ में आप लेट हो गए तो इमाम ने बिना इंतज़ार के ईद की नमाज़ पढ़ानी शुरू कर दी, मगर आपने नाराज़ होने की बजाय उसको शाबाश दी और कोई गुस्सा नहीं किया। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले आपको वक़्त की पाबंदी की भी एक मिसाल दी थी, जो कि स्टेट बैंक की इफ्तिताई तकरीब की मैंने बात की थी, उसी तरह से वो खुद भी वक़्त के बहुत ज़्यादा पाबंद थे। इन्हीं के जब आज हमने बातें की, इसका मैं इख्तिताम अब कहना चाहूँगी सेशन का, और इख्तिताम मैं करूँगी हमारे जो शायर मशरिक़ हैं उनके कॉल से। उन्होंने कहा था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो शख्स है जिनको खरीदा नहीं जा सकता और ना ही ये कभी ख़यानत कर सकते हैं। अल्लाह ताला जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दर्जात बुलंद करे और उनको करवट-करवट जन्नत नसीब फ़रमाए। बस इसी दुआ के साथ हम अपने जो आज का सेशन है इसको एंड करते हैं। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें जॉइन करने के लिए। अबीरा, एक दफ़ा फिर से आपका बहुत शुक्रिया लाइव सिंगिंग के लिए हमें जॉइन करने के लिए, और यहाँ पे अपने व्यूअर्स का भी जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अज़्म करें कि कायद के पाकिस्तान को बेहतर बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, और जिस कदर हो सके उनके अक़वाल जो हैं उन पे अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, कायद-ए-आज़म पाइंदाबाद। इसके साथ-साथ जो है मैं यहाँ पर इसको एंड करना चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।